लियारी को जब बदनाम किया गया मीडिया के जरिए, गैंगवार का नाम दिया गया, ये बड़ा एक अलमिया था हमारे साथ। हमारे लियारी के अंदर आफतों के दौर में कहा जाता ना, आफतों के दौर में वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू। वो जो मुश्किलात का जो दौर था, उसमें एक तरफ स्टेट विद इन द स्टेट, यानी हुकूमत के अंदर रहते हुए उन्होंने, कुछ लोगों ने अपना एक अलग हुकूमत बनाया हुआ था। आपने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से उस दाग को दागदार नहीं किया, बल्कि अच्छे अंदाज में बहुत बात की। आज हम लियारी को देखते हैं, हंसता बसता खिलखिलाता, यहाँ पर हर चीज हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम खेल की बात करें तो यहाँ पर खेल नुमाया, यहाँ पर ड्रामे, फिल्म। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लियारी के हर इलाके में एजुकेशन के हवाले से बहुत सारा काम किया जाता है। तो यहाँ हुकूमत की गफलत, उस लीडरशिप की गफलत, उनकी नाक़िबत अंदेशी की वजह से लियारी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसको जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, जो समाजी मसाइल हैं, वो इतने आगे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रहमान आज़द, आप देख रहे हैं शागिर्द न्यूज़। रियल टाइम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के साथ जिनकी सियासी, समाजी और बहुत सारी ऐसी पोशीदा चीज़ें हैं जो कि आवाम बहुत कम जानती है। तो हम उन पोशीदा और जो राज हैं, उन राजों को अफशा करेंगे आज उन्हीं की ज़ुबानी। और हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं बलोच इत्तेहाद के चेयरमैन आबिद बरोई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद बरोई साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आबिद बरोई साहब, बलोच इत्तेहाद राब्ता कमेटी, जब हम कॉलेज के ज़माने में थे तो अक्सर हम लियारी में हमारा घूमना फिरना होता था, तो अनवर भाईजान, बलोच इत्तेहाद राब्ता कमेटी हम सुनते आ रहे थे। लेकिन अनवर भाईजान के बाद से हम देख रहे हैं कि ये बलोच इत्तेहाद राब्ता कमेटी आज बलोच इत्तेहाद अमन दोस्त की शक्ल में, जिनके चेयरमैन हैं आबिद बरोई साहब। क्या इस पर क्या, इसके पीछे क्या ऐसी बात है कि राब्ता कमेटी से ये बलोच इत्तेहाद, और फिर ये सफर कैसा? पहले तो शागिर्द के साथ जो है ना, रहमान आज़द का शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत दी, मेरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। बलोच इत्तेहाद के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, 1984 में जब कुछ मारूजी हालात ऐसे रहे, ऐसे हालात थे जिसकी वजह से ये तहरीक वजूद में आई। उस वक्त एक जोश था, एक जज्बा था, एक ऐसा कदम उठाया कि भाई ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ज़ाहिर है तहरीकें तो उसी तरह जन्म लेती है ना, जुल्म ज्यादती के खिलाफ, समाजी मसाइल के उजागर करने के खिलाफ, या अपने मसाइल के हल के लिए शोर मचाते हैं। तो इसी तरह बलोच इत्तेहाद तहरीक से पहले अमन बलोच इत्तेहाद राब्ता कमेटी को कायम किया गया, ताकि राब्ता कमेटी की वजूद क्या थी कि कराची शहर के तकरीबन बहुत बड़ी आबादी उस जमाने में 1984 में, ये आपस में बलोच कैसे एक दूसरे राब्ते में रहे, उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई कि आप जो है जहां जहां बलोच हैं उनको तलाश करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें, जिसके लिए बलोच इत्तेहाद राब्ता कमेटी वजूद में आई। और ये सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला कुछ अरसे बाद, मतलब चंद सालों बाद, इसाक शहजाद से पहले जब अजीज राज चेयरमैन थे, तो हमारी जो तंजीमी कारकर्दगी जो थी वो अपनी जगह जारी थी। फिर दोस्तों ने कहा कि अमन दोस्त भी चाहिए, अमन दोस्त के नाम से भी लोग जानना चाहते हैं। फिर इस तहरीक का ये जो राब्ता कमेटी है, वो कमेटी को हम लोगों ने वसत दिया, एक तहरीक का नाम दिया। तो इस तरह बलोच इत्तेहाद का नाम पड़ा, बलोच इत्तेहाद तहरीक का नाम पड़ा। उस तहरीक के अंदर ही हमारे बहुत से गैर बलोच जब शिरकत करने लगे, वो गैर बलोच थे, उन्होंने हमसे शिकायत की अनवर भाईजान से कि भाईजान, हम आपकी तंजीम के जो रूल रेगुलेशन अगराज और मकासद हैं वो इतने शफाफ और नफीस हैं
हम आपके साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम बलोच नहीं है, हम आपके तो मेंबर तो नहीं हो सकते। तो इस तरह जो है ना, इसाक शहजाद, अजीज राज, अनीक बलोच, हम दोस्तों ने, बड़ी टीम ने, सब पढ़े लिखे, सोरा बलोच, बड़ी टीम थी हमारी। हमने फिर अमन दोस्त का नाम जो है चॉइस किया। फिर अमन दोस्त हमारे साथ एक मुंसलिक हमारी ही तहरीक है जो इसकी पहचान हो गई, क्योंकि बलोच इत्तेहाद के नाम से कुछ लोगों ने भी और भी बना सकते हैं, लेकिन ये अमन दोस्त सिर्फ हमारा ही है, हमारा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पैटर्न है, इसको कोई नहीं चुरा सकता। तो इसी तरह बलोच इत्तेहाद तहरीक अमन दोस्त जो है वो वजूद में आए। अच्छा, लियारी में हम बहुत सारी तंजीमें देखते हैं बलोच इत्तेहाद के अलावा भी, जो कि अब सियासी सबसे बड़ी जमात यहाँ पर पीपल्स पार्टी रही है, उनका जो है ना एक असर रसूख काफ़ी अरसे से रहा। और इसके अलावा बहुत दूसरी जमातें, उन्होंने भी अपना असर यहाँ पर कायम करना शुरू कर दिया। तो कहीं कहीं ऐसे नहीं लगा कि बलोच इत्तेहाद कहीं चुप गया या होठ में दब के रह गया, या आप नहीं समझते कि उन्होंने बलोच इत्तेहाद ने अपना काम जारी और सारी रखा, या इन जमातों के होठ में वो छुप सा गया? ऐसा है आपको महसूस? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हर एक की इनफरादी सोच हो सकती है, मुमकिन है बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखें, 1984 में कायम होने वाली तंजीम कमेटी जो उसने तहरीक का नाम दिया, देखिए तहरीक का एक मकसद होता है। आप घर से अगर निकलते हैं, मिसाल के तौर पर आपको एक मंजिल पे पहुंचना है, उस मंजिल पे पहुंचने के बाद आपका अगला मंजिल भी तो होगा ना, या वहीं जाके पड़ाव तो नहीं डालेंगे ना मुस्तकिल। तो ये तहरीक जो है ना इसी तरह चलती रहती है। तो बलोच इत्तेहाद भी इसी तरह चलती रही है। इसने तालीम पर बड़ा काम किया है, खेलों पर बड़ा काम किया है, इसने यहाँ पर जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, जो समाजी मसाइल हैं, उस पर बड़ा काम किया है। अब काम क्या किया है? लोग बोलेंगे हमने तो कुछ नहीं देखा। अरे भाई, काम यह है कि हमने उन मामलात की निशानदेही की, हमने उन बातों को उजागर किया अपने इल्मी बसीरत के मुताबिक। हमने हुकूमत वक्त को ये बावर कराया कि हमें इन चीजों की जरूरत है। मसलन लियारी एक जनरल हॉस्पिटल था, लेकिन अनवर भाईजान, इसाक शहजाद और आबिद बरूई और हम सब की एक मुश्तरका कोशिश रही, इसको अपग्रेड किया गया। हमने मिनिस्टर्स बुलाए, हमने शोर मचाया। फिर हमें यूनिवर्सिटी की जरूरत थी, हमने मेहनत की, हमने शोर मचाया, हमने मूवमेंट चलाया। अब ये काम स्टेट का होता है, रियासत का काम होता है, मुल्क के हुक्मरानों का काम होता है, उन पॉलिटिशियंस का जो असेंबलियों में जाते हैं उनका काम होता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी दिया, शोर हमने मचाया, क्रेडिट उनको जाता है, हमें उस क्रेडिट की जरूरत ही नहीं। हमने यहाँ पर कानून की क्लासें, प्रोफेसर अली मोहम्मद जैसे एक बहुत बड़े काबिल शख्सियत को इन्वॉल्व किया, एजुकेशन सेल के साथ उन्होंने यहाँ तालीम की क्लासें दी, पढ़ाया। पाकिस्तान के कौन से ऐसे सूबे से लोग यहाँ आके नहीं पढ़ते थे बलोच इत्तेहाद के? तो ये वो सर्विसेज हैं। खेलों के ऐसे टूर्नामेंट हमने चलाए, शायद किसी ने तरह किए हों। यहाँ पर लियारी में हालात खराब थे, हमने उसके अपोजिट अमन मेला कराया, बच्चों को मशगूल रखा ताकि बच्चों मनफी रुझान की तरफ न जाएं। एक अहम सवाल आपसे पूछेंगे, आपने जिस तरीके से बलोच इत्तेहाद के हवाले से लियारी में अमन, दोस्ती और बहुत सारे फलाई और बहुत दीगर आपने बातें की कि हुकूमत वक्त ने भी इस हवाले से आपके साथ रब्ता किया, तो क्या कभी आपके ख्याल में यह है कि आबिद बरूई बतौर एक शख्सियत के, एक नामवर शख्सियत के, जो कि पार्टी के चेयरमैन भी है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेकर असम्बली तक पहुंच जाए और फिर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब हालात यहाँ पर ख़राब थे, इस हालात को कंट्रोल करे या बदल दे? ऐसा कभी सोच हुआ या किसी ने रब्ता किया या आपने कभी ऐसा किया? नहीं, बिल्कुल हमने सोचा, हमने इस पे अमली इक़दाम भी किया, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के तवज्जुह से ये क्लियर करूं कि बलोच इत्तेहाद तहरीक के अमन दोस्त के एम एंड ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो आइन है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन नहीं है, सही है। हाँ, वो मुश्तरका तौर पर किसी की हिमायत कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो शख्स इस काबिल हुआ। किया आपने? तो इस सिलसिले में एक दौर ऐसा आया कि लियारी की हालात बड़ी खस्ता थी,
ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے نمائندے اسلام آباد جا کے بیٹھ گئے. ہمارے نمائندے اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں لیکن ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتے. اس دور میں پھر ایک الیکشن کا ایک دور آیا تو ہمیں بہت سے لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں. تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرا استاد محترم پروفیسر علی محمد شاہین جیسی شخصیت وہ کسی طرح بھی راضی نہیں ہوئے، لیکن انور بھائی جان کی بڑی عزت کرتے تھے، قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ساکھ شہزاد کو بڑے ہوئے. تو پھر مجھے اور شاہین سر کو انہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کروایا. یہ پروفیسر علی محمد شاہین قومی اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کیے، میں صوبائی اسمبلی کے لیے کر. ہم استاد اور شاگرد اس میں ہم نے بالکل کیا، لیکن چونکہ ہم عوام کے لیے وہ کینڈیڈیٹ ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے پاس ایک تو وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس وہ فائنینشیل سپورٹر نہیں تھے. پھر ہم نے کسی کے ساتھ مل کر کام نہیں کیا. ہاں، ہمیں ایس ڈی اے فارم کیا گیا تھا، سندھ ڈیموکریٹک الائنس. پھر وہ نیشنل الائنس بنی، نیشنل الائنس پہ کاف میں جم ہو گئی. سندھ ڈیموکریٹک الائنس کے لیڈرشپ نے انور بھائی جان سے کہا کہ انور بھائی جان آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ میں تھے. انور بھائی جان نے کہا میں تو الیکشن کا آدمی نہیں ہوں، میں چیئرمین تھا. مجھے پھر بلوچ اتحاد نے حمایت کیا، میری مجھے سپورٹ کیا اور میرے لیے بڑا کام کیا. امن دوست نے، ہم نے امن دوست کا بلوچ اتحاد کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے، مگر ہماری تحریک نہیں کے لیے ہمیں لوگوں نے اس قابل نہیں سمجھا اور پھر ان کا نقصان بھی بھگتنا پڑا. عابد صاحب، لیاری کے اندر آفتوں کے دور میں کہا جاتا نا، آفتوں کے دور میں وجہ ہے دوستی ہے تو، میری زندگی ہے تو. تو آفتوں کے دور میں بلوچ اتحاد کا کردار کیا رہا ہے، جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آفتوں کا دور کس دور کو کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، آپ بہت ماشاءاللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک بلوچی میں کہتے ہیں ذاتکار ہیں، بہت قابل شخصیت ہیں عبد الرحمن صاحب. آپ نے بہت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے اس داغ کو داغدار نہیں کیا، بلکہ اچھے انداز میں بہت بات کی. دیکھیں، میں کلیئر کرتا ہوں، لیاری کو جب بدنام کیا گیا میڈیا کے ذریعے، گینگوار کا نام دیا گیا، یہ بڑا ایک المیہ تھا ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی. انور بھائی جان جیسی شخصیت کا مرڈر ہوا، ان کو شہادت نصیب ہوئی، یہ انہوں نے کیا. اس مجرمانہ دور میں ہوا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی غفلت ہے. کوئی محفوظ نہیں تھا، کوئی گھر محفوظ نہیں تھا. لیکن چونکہ انور بھائی جان اور اس کی ٹیم پڑھی لکھی تھی، انہوں نے اپنی تحریک کے وہ اغراض و مقاصد بنائے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کسی لیڈرشپ کو نقصان پہنچے تو یہ تحریک رکنی نہیں چاہیے، یہ تحریک چلنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم وہ موومنٹ چلا رہے ہیں. اب آپ کے اس سوال کی جانب آتا ہوں. بالکل وہ جو مشکلات کا جو دور تھا، اس میں ایک طرف اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، یعنی حکومت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنا ایک الگ حکومت بنایا ہوا تھا. ہم پر بڑا دباؤ تھا، ہم نے کہا نا کہ ہمارے لوگوں کا قتل ہوا، لیکن ہم نے اپنی تحریک جو امن دوست کا نام، پیس پر ہم نے بڑا کام کیا. ہم نے ان نوجوان لڑکوں کو، ان نوجوان طبقے کو، ان یوتھ کو جو میں سمجھتا ہوں کہ عطاب میں تھے، ان کو سہارا دیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کو کہا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو نہ دیکھیں، آپ لیاری کا، بلوچ قوم کا پازیٹیو امیج دکھائیں. تو بلوچ اتحاد نے یہ بہت بڑا کام کیا. اس میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. ہمارے پاس پھر وہ لڑکے تیار ہوئے، عمر رزاق جیسے لڑکے جنہوں نے انگلش میں لیاری آن دا رائز لکھی. یہ وہ پازیٹیو امیج ہیں جو ہم نے نیگیٹیوٹی کے بالکل اپوزٹ یعنی وہ کام کیا. فہیم شاد جیسے لوگوں نے مہرگھر بنایا، مہردھر بنایا، پھر مہردھر کے بعد انہوں نے مہرگھر بنایا. اور کراچی کا پازیٹیو امیج لیاری کے باہر شہر کے اندر دکھایا. آج ہم لیاری کو دیکھتے ہیں ہنستا بستا کھلکھلاتا، یہاں پر ہر چیز ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کھیل کی بات کریں تو یہاں پر کھیل نمایاں، اگر ہم یہاں پر ڈرامے، فلمز اور بات کریں تو یہاں کے جو نوجوان ہیں انہوں نے بھی اس پر اپنا لوہا کے منوایا.
तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लियारी के हर इलाके में एजुकेशन के हवाले से बहुत सारा काम किया जाता है। तो आया इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या वो तमाम मुस्बत चीज़ें हैं जो कि आज लियारी अमन का गहवार है और दीगर अक़वाम भी वो चाहते हैं कि वो लियारी का आकर दौरा करें? ये बहुत खुशी की बात है कि लियारी का दौरा करना भी चाहिए उनको, लेकिन यहाँ हुकूमत की गफलत, उस लीडरशिप की गफलत, उनकी नाक़िबत अंदेशी की वजह से लियारी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसको जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, जो समाजी मसाइल हैं, वो इतने आगे आ गए हैं कि उसकी तमाम अच्छाइयाँ एक मरतबा फिर दब गई। वो तमाम खुसूसियात, वो तमाम बेहतरीन जो लोग, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो प्रोफेसर हैं, लिखारी हैं, किताबें लिखते हैं और मुकर्रर हैं, नून मीम दानिश नादिर शादिल जैसे लोग, वो आलात नादिर शादिल दुनिया से रुखसत हो गए। नून मीम दानिश साहब आलात की खराबी से अमेरिका चले गए। वो जो पाकिस्तान के टॉप के गोल्ड मेडलिस्ट स्पीकर थे, ताल्लुक लियारी से। इसी तरह बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के आलात को, मारूजी आलात को देखते हुए यहाँ पर जो काम किया, लियारी से एंटी पाकिस्तान मूवमेंट कभी नहीं चला, ना कभी हुआ। ये इस्टेब्लिशमेंट गलतफहमी में है। हाँ, जाहिर है अगर पंजाब से लोग आ सकते हैं, सूबे सरहद से यहाँ आके रह सकते हैं, क्या बलूचिस्तान से नहीं रह सकते हैं यहाँ पर? वो बलोच जो बलूचिस्तान का ताल्लुक, वो दावा करता है कि कराची मेरा शहर है, उसको यहाँ आने की ममानियत है। ये चीज़ गलत है, जिसको मैं गलत समझता हूँ। इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अगर वहाँ से लोग आते हैं तो उनके साथ ज्यादती होती है। वहाँ से लोग यहाँ सफ़र के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, कि पुलिस और दूसरे इदारे उनके साथ ज्यादती करते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। रही बात, हर आदमी, हर कौम में अच्छे और बुरे हैं, हमारे पास भी होंगे, हमारे पास भी हैं, हम नहीं कहते, लेकिन आप हर आदमी को गलत एंगल से क्यों देखते हैं? हर आदमी को जो है ना आप क्यों बुरा समझते हैं? हर आदमी को एक मुजरिमाना नज़र से क्यों देखते हैं? हर आदमी पर आप इल्ज़ाम क्यों धरते हैं? आपको बेहतरीन वकील बलोच मिलेंगे, बेहतरीन स्कॉलर, बेहतरीन आलम बलोच मिलेंगे। पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद भी और आज तक, अगर वो बलोच इस सरजमीन से मोहब्बत न करते तो वो शुरू में ही पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान में आने वाले लोगों को वो कबूल ही नहीं करते। लेकिन लियारी कराची का मरकज था, उन्होंने अपने दिल में उनको बिठाया, घर में रखा, और उसके सबूत मौजूद हैं। यही ऑफिस है मेरा, इसके सामने एक गली है, इसको बिहारी गली के नाम से। अब बलोच का बिहारी से क्या ताल्लुक है? कि ताल्लुक पैदा किया हम लोगों ने, मोहब्बत पैदा की। बिहार कॉलोनी बनाया हम लोगों ने, आगरा ताज बनाया हमने, यूपी मोड़ बनाया हमने। ये कुर्बानियां बलोचों की हैं, क्योंकि यहाँ सरकर्दा लोग हम ही थे। यहाँ वो हिंदू भी थे, मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूंगा, कि वो हिंदू यहाँ जो उस जमाने में रहते थे, वो इतने शरीफ और नफीस थे कि हिंदुओं की बिल्डिंगें जब खाली हुई, उन्होंने उन इमारतों पे झांका भी नहीं। अच्छा आबिद बरोई साहब, बहुत माशाल्लाह आपने ये जो लियारी है इसको बिल्कुल कहते हैं ना, उसको दरिया को कूजे में बंद कर दिया, तो वही वाला सिस्टम है। अगर आपको मौका मिले, मतलब ज़ाहिर इलेक्शन में जो आपने कहा कि आपके जो पार्टी के आइन में वो नहीं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, तो अगर आवाम चाहें और आप भी चाहें, अब जिस तरीके से जो यहाँ पर लियारी में जो सियासी कशमकश चल रही है, तो पीपल्स पार्टी कभी अप है, कभी डाउन है, लोग परेशान है, लोग उसके साथ है, तो ये लोग ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार है। और दीगर भी सियासी जमातें हैं, PTI या फिर जमात इस्लामी, तो एक ऐसा उलझन का शिकार है सियासी हवाले से। सही। तो अगर आपको इस तरह कभी मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, तो आबिद बरोई क्या करेंगे? आबिद बरोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा। उसकी वजह ये है कि देखें, एक तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, लोग वैल्यूज खत्म हो गई हैं, लोगों के अंदर अखलाकियत खत्म हो गया है, लोगों के अंदर। पहले बात तो ये है कि आपके पास वो मिशनरीज नहीं है, वो सोच ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप पहचान नहीं सकते। और हम किस हद तक अपनी सफाई पेश करें? हमारे पास तो कोई ऐसा मिशनरी या ऐसा कोई
वो चीज़ तो है नहीं। बात ये है हम टोटली मिसफिट हैं, हम मिसफिट हैं। हाँ, हम आप अगर उसको एक छोटे लफ्जों में कहें जो मुझे कहने, हम लफाजी कर सकते हैं, हम सच बात कर सकते हैं, सच बात करते हैं। अपनी शायरी में भी मैं करता हूँ, मैं आपको भी भेजता हूँ, आपको मालूम है ये मैं करता हूँ। बाकी ये है कि हाँ, ये मैं आपको बता दूं आपके चैनल के चागट के हवाले से कि ये सरजमीन हमारी है, ये सरजमीन हमारी है, ना किसी को देंगे ना कोई से छीन सकता है। वाह, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद बलोच Thank साहब, you, sir. आपने मुफीद बातें की, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, लियारी का जो रोशन चेहरा है, जो रोशन बाब है, हम तो अक्सर इस पर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज हमने जिस शख्सियत से आपको मिलाया और आपने उनकी बातें सुनी, और हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह के लोग लियारी में मज़ीद आ जाएं और इन फ्यूचर लियारी के जो हालात हैं वो मज़ीद और बेहतर होंगे। तो हमें दीजिएगा इजाज़त अगले प्रोग्राम के लिए।